हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज पार्ट नंबर 8 की, खनिज तथा शक्ति संसाधन भाग 8। और आपकी जो बुक है, बुक का नाम है जियोग्राफी NCERT। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो टॉपिक है, देखिए, विंड एनर्जी। ठीक है, पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा क्या है देखते हैं, आइए। विंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो हवा है वो कभी ना ख़त्म होने वाला एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर्स सिंस टाइम्स इमेमोरियल, यानी कि पवन चक्की का इस्तेमाल, विंड मिल्स, पवन चक्की का इस्तेमाल जो होता है वो ग्राइंडिंग करने में, ग्रेन्स को पीसने में और पानी को लिफ्ट करने में इस्तेमाल हो रहा है। इमेमोरियल, इमेमोरियल का मतलब होता है अति प्राचीन, यानी कि बहुत पुराने समय से, अति प्राचीन। इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स, द हाई स्पीड विंड्स रोटेट द विंड मिल विच इज़ कनेक्टेड टू अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आधुनिक समय में जो विंड मिल होती है, इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में, यानी बिजली बनाने में किया जाता है, क्योंकि इसको कनेक्ट कर दिया जाता है जनरेटर के साथ। और हवा जो होगी वो जब ब्लो करेगी तो वो विंड मिल के जो टरबाइन्स हैं उनको घुमा देगी, ब्लेड्स को घुमा देगी, सॉरी। जब ब्लेड घूमेंगे तो उनका कनेक्शन होगा जनरेटर के साथ, तो जनरेटर भी रोटेट करने लगेगा, जनरेटर के जो टरबाइन्स हैं वो रोटेट करेंगे। और सेम फिनोमिना जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में होता था, टरबाइन रोटेट करता था, तो जब टरबाइन रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनने लग जाएगी। तो उसी तरीके से आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इंडिया में बहुत सारी जगहों में लगा हुआ है। एक अब बहुत फेमस है आपका राजस्थान बेल्ट में, गुजरात बेल्ट में, यानी कि राजस्थान और गुजरात की तरफ आप जब जाएंगे तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि खुले हुए इलाके होते हैं, बहुत दूर दूर तक जो है बहुत कम पेड़ और बहुत कम वहाँ पर घर होते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि हवा के बहने में कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होती, तो टरबाइन्स आराम से घूम सकती हैं। ठीक है, तो विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर्स ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स एंड इन माउंटेन पासेस वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी विंड्स ब्लोज। ठीक है, यानी कि आमतौर पर ये कोस्टल रीजन्स में, समुद्र के किनारे और माउंटेन पासेस में, जहाँ पे थोड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो जहाँ पर आपको, और जहाँ पर एक लगातार निरंतर हवा बहती रहती है, स्टडी, स्टडी माने लगातार संभल कर बहने वाली हवा, ठीक है, जो लगातार बहती रहती है। तो आपको बता दूं मैं कि राजस्थान के अंदर जब आप हिली रीजन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, राजस्थान में भी आप क्या बोलते हैं, पहाड़ी क्षेत्र आता है, उसको अरावली बोलते हैं। ठीक है, अरावली रीजन। तो अरावली रीजन में जब तो वहाँ पे अच्छी पहाड़ियाँ हैं, ठीक ठाक पहाड़ी है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर तो हिल स्टेशन भी है, हिल स्टेशन जिसका नाम है माउंट आबू। ठीक है, तो उन इलाकों की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो वहाँ पर ये विंड मिल्स मिलती है। तो बड़ा ही सुंदर इसका दृश्य होता है, बड़ा अच्छा देखने में लगता है। बहुत दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको विंड ब्लेड लगे हुए दिखाई देंगे, विंड मिल्स लगी हुई नजर आएंगी। ठीक है, चलिए खैर, उसके बाद देखिए, विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, UK, USA एंड स्पेन आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। दुनिया के कुछ देशों के नाम बता रहा है, जैसे कि नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA, स्पेन। इन देशों में भी विंड एनर्जी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी देखिए क्या है कि सोलर कुकर एक प्रकार का एक ऐसा एक बॉक्स जैसा होता है, और उस बॉक्स के अंदर अगर आप जो फूड बनाना चाहते हैं, जैसे सपोज आप राइस बनाना चाहते हैं, तो राइस को कुकर में बंद करके आप रख दीजिए। ठीक है, अच्छा, कुकर में बंद करके जैसे प्रोसेस होता है पानी वगैरह डाल के, और आप रख दीजिए, और कुछ समय बाद
ठीक है, वो पक जाएंगे। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। तो आइए देखते हैं सोलर कुकर के बारे में क्या है। टेक एन ओल्ड कार ट्यूब, एक पुरानी कार की ट्यूब लीजिए, ठीक है, जो टायर ट्यूब होती है। इन्फ्लेट इट एंड कीप इट ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, उसको काटना पड़ेगा, वो इन्फ्लेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब आप वो ट्यूब एक तरह से खुल जाएगी, तो उसको रख दीजिए, और उसको रख दीजिए आप वुडन प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दीजिए, ठीक है। पेंट एन एल्यूमिनियम वेसल ब्लैक, और एल्यूमिनियम का जो बर्तन है, एक बर्तन लीजिए, उसके ऊपर काले रंग का उस पर पेंट कर दीजिए, उसके आउटसाइड में, आउटर एरिया में, बाहर की तरफ, ठीक है। एंड ऐड 1 कप राइस विद 2 कप्स ऑफ वाटर। उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसमें आप चावल डालिए, और उसके साथ चावल पकाने के लिए उसमें पानी भी डालना पड़ेगा, तो पानी डालिए, और क्लोज द वेसल विद ए लिड एंड प्लेस द वेसल इन द इनर सर्कल ऑफ द ट्यूब। उसके बाद जो आपने ट्यूब का जो आपने जो सरफेस लिया था, उस सरफेस पर वेसल को रख दीजिए, ठीक है। और नाउ प्लेस द ग्लास फ्रेम ओवर द ट्यूब। अब ट्यूब के अपर सरफेस पर ऊपर ग्लास फ्रेम बनाइए, मतलब एक आपको एक बनाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कुछ इस तरीके से कि एक पहले तो सबसे पहले एक्चुअली में एक फ्रेम बनाना पड़ता है। फ्रेम की बात इन्होंने पहले नहीं करी, फ्रेम बनाना पड़ेगा। यहाँ फ्रेम के अंदर आप जो बर्तन है आपका, ये सपोज कीजिए बर्तन है जिसमें आपने बाहर की तरफ पेंट किया हुआ है, यहाँ पे आपने बाहर पेंट किया हुआ, अंदर आपने डाला हुआ है इसके अंदर चावल और पानी, और इधर आपने एक फ्रेम रखा हुआ लकड़ी का। फ्रेम के इधर के हिस्से में आपको शीशा लगाना पड़ेगा, ताकि जो सन रेज हैं, सन रेज यहाँ पे टकराएगी, और टकराने के बाद आकर के बर्तन पे टकराएगी, और बर्तन जो है वो बाहर से काले रंग से पेंट हुआ है। तो जो काले रंग का पेंट होता है वो हीट एब्जॉर्बर होता है, वो हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, तो जिसकी वजह से बर्तन गर्म हो जाएगा, और जब बर्तन गर्म हो जाएगा तो खाना पक जाएगा। सिंपल फिनोमिना है, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद देखिए क्या बोलता है। नाउ प्लेस अ ग्लास फ्रेम ओवर द ट्यूब एंड कीप इट द सेट आउट इन द सन, ठीक है। उस फ्रेम को बाद में आप, ठीक है, बाहर धूप में रख दीजिए। आफ्टर द ग्लास फ्रेम इज प्लेस्ड, एयर कैन नाइदर come in nor go out, but the sun rays coming into the closed cavity enclosed by the tube। जो आपने आपका जो सेटअप है, वो सेटअप आपको कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा कि उसके अंदर हीट तो आ जाए, ठीक है, मगर उसके बाहर जो गैस है, यानी कि जो अंदर हीट एक्चुअली में गैस बन रही है, वो गैस बाहर ना जा पाए। इट मीन्स एयर बाहर ना जा पाए, और ना ही बाहर से एयर अंदर आ पाए, ठीक है। तो सिर्फ अंदर की तरफ जो आप उसके अंदर जो आप सनरेज हैं, सनरेज की जो हीट है वो अंदर जा सके, बट बाहर ना आ पाए, ठीक है। तो वो ट्रैप हो जाए अंदर उस केबिन के अंदर जो आपने बनाया है, ठीक है। अच्छा देखिए बोल भी रहा है आगे कि गेट ट्रैप्ड, सॉरी, हाँ यहाँ पर तो देखिए बोल भी रहे हैं यहाँ पर इसके बाद है, सॉरी, चलिए देखिए यहाँ पर कि वो ट्रैप्ड हो जाए, ठीक है। एंड कैन नॉट एस्केप, यानी कि जो उसकी जो हीट है वो बाहर ना जा सके, ट्रैप्ड हो जाए, अंदर ही फंस जाए, ठीक है। द टेम्परेचर इंक्रीजेज स्लोली कुकिंग द राइस ओवर अ फ्यू आवर्स, ठीक है। उससे होगा ये कि टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो चावल कुछ घंटों बाद पक जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप मतलब हालांकि वो जो बॉक्स है वो आप अपने आप से सेल्फ नहीं बना पाएंगे, बाकी आप करके देख सकते हैं, करना चाहे तो आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी एक्टिविटी है, नो डाउट, ठीक है। और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, ठीक है, और तभी हम लोग जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएंगे। जब इंडिया क्यों नहीं अब तक इतना ज़्यादा आगे बढ़ पा रहा है, उसका मेन रीज़न यही है कि हम लोग कुछ क्रिएटिव करना भूल गए, ठीक है, कुछ नया नहीं करते, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि आप लोग इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। एनीवेज खैर आगे देखते हैं। न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं। न्यूक्लियर पावर क्या होता है कि मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि एटम, यानी कि धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ आप देखते हैं या नहीं देख पाते, जैसे कोई गैस है नहीं देख पाते बट होता तो है, ठीक है, सॉलिड्स हैं, मेटल्स हैं, व्हाटएवर जो भी है, लिक्विड है, ठीक है, तो वो सब एटम से बने हुए थे। एटम से, एटम एक
पार्टिकल जिसके अंदर जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद रहते हैं। ये सेमी आपका पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनको बोलते हैं। और ये पार्टिकल्स मौजूद होते हैं एटम के अंदर, और एटम के चारों तरफ, ठीक है, ये देखिए एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूमते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं अपने ऑर्बिट में। ऑर्बिट का मतलब होता है कक्षा में, ठीक है, यानी कि जो उनका निश्चित रास्ता है उस रास्ते में चक्कर लगाते रहेंगे। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एक ये रास्ता, इसका निश्चित रास्ता है, निश्चित, ठीक है, पर्टिकुलर पाथ जिस पे वो अपने आप रोटेट करेगा। ऐसे ही एक और जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दूसरे पाथ में रोटेट करेंगे। तो इस तरीके से एक एटम बनता है, ठीक है। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर के लिए यूज होने वाला है। तो अब अंदर आपने देखा जो इसका जो अंदर सेंटर पॉइंट है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। और बाहर की तरफ कौन मौजूद है? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हालांकि आप 9th में पढ़ने वाले थे, मैंने आपको अभी ही बता दिया। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इनकी हेल्प से जनरेट होती है न्यूक्लियर पावर, ठीक है। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, ठीक है। एटम के न्यूक्लियस में जो एनर्जी स्टोर्ड रहती है, ठीक है ना, अच्छा, उसका इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर बनाने में यानी एनर्जी बनाने में किया जाता है। ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। आपको मैं बता दूं कि कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको सबसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि अब तो वैसे बहुत कम है उसका यूज़, बट आपने कभी अपने पेरेंट्स के पास कोई पुरानी वॉच हो, रिस्ट वॉच, हाथ में पहनने वाली जो कलाई पे बांधने वाली घड़ी होती है, उनमें एक रात को चमकने वाला कुछ मटेरियल लगा रहता था। मतलब ये नहीं कि जब उस पर कोई लाइट पड़ेगी तो वो चमकेगा, नहीं, अंधेरे होने पर वो अपने आप चमकता है, ठीक है। तो उसके अंदर से जो है रेडिएशन निकलता है। तो उन ऐसे मटेरियल्स को रेडियो एक्टिव मटेरियल्स कहते हैं, यानी जितना वो अंधेरे में जाएगा अंधेरे में चमकेगा, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। तो उसका एग्जांपल क्या बता रहा है? यूरेनियम और थोरियम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल देता हूं रेडियम। सबसे पहली बार रेडियम के बारे में मैडम क्यूरी, जिनको कि बाद में नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने बताया था कि इस तरीके के भी कोई एलिमेंट होते हैं जो कि अपने अंदर से लाइट जनरेट करते हैं या अपने अंदर से मतलब रेडिएशन निकालते हैं। तो उन्होंने रेडियम के बारे में बताया था, ठीक है। मैडम क्यूरी साइंटिस्ट का नाम था। अच्छा, तो उसके बाद देखिए क्या बोलता है, दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एमिट पावर। अब न्यूक्लियर फिजन यानी कि वो केमिकल रिएक्शन जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो वो केमिकल रिएक्शन को न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। हालांकि इसके बारे में आप लोग 10th में पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन के बारे में, ठीक है। अच्छा, एक न्यूक्लियर फिजन, एक न्यूक्लियर फ्यूजन, तो ये टर्म्स आके 10th में आने वाली है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स उस सिस्टम को बोलते हैं जिस सिस्टम के अंदर ये रिएक्शन होती है, यानी कि आप कह सकते हो वो कंटेनर्स जिनके अंदर ये रिएक्शन होगी उनको न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से पावर एमिट होती है, यानी कि यहाँ से एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है और उसका इस्तेमाल फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाने में करते हैं। जैसे सेम लाइक इट कोयला था, तो कोयले से क्या हो रहा था? कोयले से हीट बन रही थी, आप जला रहे थे कोयले को, कोयले से बनते हैं हीट। हीट से फिर आप क्या करते हैं? आप उससे पानी गर्म करते हैं, पानी से टरबाइन घुमाते हैं। तो बिल्कुल सेम फिनोमेना यही है कि ये इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोयला नहीं जला रहे, इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को करवा रहे हैं जिसकी वजह से हीट बन रही है। और उसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो कौन है? यूरेनियम और थोरियम, ठीक है। अच्छा, देखिए आगे चलते हैं। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप, ठीक है। दुनिया के जो एक बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर पावर जनरेटर कंट्रीज हैं वो यूएसए और यूरोप है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। इंडिया में भी राजस्थान और झारखंड के अंदर बहुत बड़े स्केल पर यूरेनियम डिपॉजिट है। थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द
मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला, ठीक है, केरला के अंदर, ठीक है, रेत है, मोनोजाइट रेत, सैंड का मतलब रेत होता है, ठीक है, और मोनोजाइट उसकी वैरायटी, तो उस वहाँ पे भी बहुत बड़ी मात्रा में थोरियम मिलता है, ठीक है, केरला के अंदर बोल रहा है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कलपक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर in Maharashtra, Rana Pratap Sagar near Kota in Rajasthan, Narora in Uttar Pradesh and Kaiga in Karnataka, right? इन जगहों पर इंडिया में भी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स सेटअप हो रखे हैं, यानी कि हमारे देश में भी इन जगहों पर जो स्टेट्स के नाम आए, अभी जिन जगहों के नाम आए हैं वहाँ पर हमारे देश में भी न्यूक्लियर पावर स्टेशंस लगे हुए हैं, बिजली बनाई जाती है, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए देखिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन की फ़ोटो दी हुई है कलपक्कम की, ठीक है। एनीवे स्टूडेंट, बट मैं आज एक थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ कि मैं आज आपसे क्वेश्चन अभी पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो पढ़ाई है उससे रिलेटेड मैं आज क्वेश्चन पूछूंगा, इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने डैम की बात की थी, वो भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहाँ पे भी, तो आपने बताना है कि टिहरी डैम किस रिवर पर बना हुआ है। हालांकि मैंने रिवर का नाम नहीं बताया था, चलो मैं रिवर का नाम बता देता हूँ। टिहरी डैम भागीरथी रिवर पे बना हुआ है। मगर मैंने स्टेट का नाम ज़रूर बताया था कि टिहरी डैम कौन से स्टेट में पड़ता है, ठीक है। तो आप बताइएगा टिहरी डैम। अच्छा, उसके अलावा जो है भाखड़ा नागल डैम किस रिवर पे बना हुआ है, ठीक है, उसका नाम मैं बता चुका हूँ पहले भी। और कौन से स्टेट में पड़ता है भाखड़ा नागल डैम, वो आपको बताना है। तो ये आज आपने कमेंट बॉक्स में करके आंसर देने हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है? जियोथर्मल एनर्जी होता है जो ज़मीन से निकलने वाली एनर्जी होती है, उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टडीली एज वी गो डीपर। जैसे जैसे धरती के इंटीरियर में अंदर जाते हैं तो तापमान धरती का अंदर, ठीक है, धरती के जो अंदर की तरफ, जैसे ये सपोज कीजिए अर्थ है, और जैसे जैसे डीपर जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो नीचे टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है। तो समटाइम्स दिस हीट एनर्जी मे सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। कई बार ऐसा होता है कि जो इंटरनल एनर्जी है, हीट एनर्जी, ये अपने आप को सरफेस पर ले आती है, वो भी किस फॉर्म में? हॉट स्प्रिंग्स के फॉर्म में, यानी कि पानी के स्रोतों के रूप में, ठीक है, यानी कि गर्म पानी के स्रोत। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट पावर। ये जो हीट एनर्जी है पावर जनरेट करने के काम आती है। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल एरियाज, ठीक है। बहुत सारे इलाकों में ये खाना पकाने में और हीटिंग मतलब सॉरी आपका गर्म करने में, चीज़ों को गर्म करने में, यहाँ तक कि नहाने में भी इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत सालों से। और USA हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। इन देशों के नाम बताए गए हैं। देखिए यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े जियोथर्मल पावर स्टेशंस लगाए गए हैं। न्यूजीलैंड में भी लगाया गया, आइसलैंड में भी लगाया गया, फिलीपींस में भी लगाया गया है, सेंट्रल अमेरिका में भी लगाया गया है। वैसे फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि जब भी मैं इस बारे में पढ़ता हूं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट दिस बिलोंग्स टू दिस कंट्री, अमेरिका, चाइना, इन देशों के जब नाम आते हैं तो एक टीस पहुंचती है कि हम लोग क्यों नहीं इतनी पुरानी कंट्री होने के बाद भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन पाए, ठीक है। ये सोचने का विषय है, ठीक है। तो वो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि लैक ऑफ क्रिएटिविटी, हम लोग उस क्रिएटिविटी को खोते जा रहे हैं, ठीक है, कुछ नया नहीं करना चाहते। और जो है ख़ास तौर पर जो है स्टूडेंट्स जो है स्टडी को सीरियसली नहीं लेते, ये भी एक मैटर कर रही है बात, ठीक है। बहुत कम बच्चे जो मैं देखता हूँ जिस तरीके से माहौल बनता जा रहा है, ठीक है, नकल करके पास करने की प्रवृत्ति बच्चों में आ रही है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे करके दूर होगा, इस बात के बारे में ये तो एक सोचने का विषय है और बैठ कर के चर्चा करने का विषय है कि ये प्रवृत्ति कैसे बदले, क्योंकि ये सिस्टम बदलना पड़ेगा तो ही कंट्री राइज करेगा, ठीक है। कुछ क्रिएटिव
जो है क्रिएटिविटी अपने लोगों से ही करनी पड़ेगी। हम लोग सब कुछ बाहर से ही लेते हैं। अगर हमारे यहाँ मिसाइल्स बनती हैं तो पहले फ़ॉरेन से परचेज़ करनी पड़ती हैं, तो जाकर के तब जब उनके आइडियाज़ हम देख लेते हैं तो अपने कंट्री में मॉडिफाई करके उनको नए मिसाइल्स बना लेते हैं, या फिर किसी कंट्री के कोलैबोरेशन के साथ बनाते हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। और भी सब चीज़ों में, ठीक है, ये कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ इनोवेटिव जो है सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग भी जब भी पढ़ाई से संबंधित बात हो तो इसको सीरियसली लें, कुछ नया करने की कोशिश करें हर बार, ठीक है। चलिए क्या आगे देखिए। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ springs has been used for cooking, हीटिंग, बाथिंग, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे। एनीवेज कर आगे देखिए, इंडिया की बात कर रहा है। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुगा वैली इन लद्दाख। इसके अलावा बद्रीनाथ में भी मिल जाएगा आपको ये हॉट स्प्रिंग, ठीक है। यहाँ पर बहुत छोटे लेवल पर है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर क्या सिस्टम है कि एक पानी के कुंड है जिनमें से बहुत बड़े मतलब बहुत ज़्यादा गर्म पानी निकलता है। तो यहाँ हमारे कंट्री में तो सिर्फ खाली उस पानी का इस्तेमाल सिर्फ नहाने के लिए करते हैं, नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए होता है। तो क्योंकि ज़्यादा बड़े स्केल पर नहीं है तो इसलिए उससे कुछ खास पर्पस उससे सॉल्व नहीं होता, यानी कि उसको इस लेवल पर नहीं डेवलप किया गया कि उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकें। बट फिर भी जैसे आप मणिकरण में जाएंगे तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ एक गुरुद्वारा है, मणिकरण का गुरुद्वारा, मणिकरण साहब। तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ गुरुद्वारे में जो प्रसाद पकाया जाता है वो प्रसाद जो है वो उस कुंड में ही पकाते हैं। तो वो अपने कंटेनर्स को ले आते हैं और बाद में उस कंटेनर्स को उस कुंड में रख देते हैं, हॉट स्प्रिंग में रख देते हैं। और जब थोड़ी देर बाद लौट के आते हैं तो खाना पक चुका होता है। बाद में जाते हैं, उसको डिलीवर करके आते हैं, थोड़ी देर बाद फिर लेके आते हैं रॉ मटेरियल। तो ऐसा चलता रहता है प्रोसेस। तो ये तो बेनिफिट है कि इतनी टिपिकल कंडीशंस में आप वहाँ कभी जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम रहता है और बहुत पहाड़ियाँ हैं। तो वहाँ पर गैस सिलेंडर्स की, ठीक है, या और भी चीज़ों की डिलीवरी कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इस चीज़ का यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा मुझे देख के लगता है। इस चीज़ को देख के बड़ी खुशी होती है कि अपने रिसोर्सेज को यूज़ किया, ठीक है, बट बड़े स्केल पर नहीं कर पाते, ठीक है। कुछ लैक ऑफ नॉलेज एंड अब देखिए और भी चीज़ें होती हैं, कई बार पॉलिटिकल व्यूज़ भी होते हैं इस चीज़ के पीछे, ठीक है। तो गवर्नमेंट को भी इसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ कि अब सब एक दूसरे पे निर्भर हो जाए। अगर हम बोलें कि हमें सरकार से करना पड़ेगा और सरकार बोले कि हम करेंगे, तो देखिए जिसको रहना है, सर्वाइव करना है, तो करना तो उसी को पड़ेगा, ठीक है। बट इसमें अगर हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई बड़े लेवल का प्रोजेक्ट लेकर के या कोई इनिवेटिव आइडिया लेकर के गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो डेफिनेटली उस आइडिया को एक्सेप्ट किया जाता है। और इस चीज़ के बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं कि एक्सेप्ट किए गए हैं वो आइडियाज़, ठीक है, और उनको फिर उन आइडियाज़ से ही फिर आगे काम बनाया जाता है और हेल्प की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए आगे देखिए, ये एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन देखिए दिखाया हुआ है कि किस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर, वो वेसल जिसके अंदर फिजन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। उसके बाद उसमें हॉट वाटर सप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, वाटर जो है वो सप्लाई करेंगे तो वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और उस स्टीम का इस्तेमाल टरबाइन को रोटेट करने में करेंगे, क्योंकि स्टीम स्पीडली बाहर निकलने की कोशिश करेगी, प्रेशर जनरेट करेगी। तो जो उसके स्टीम के प्रेशर से टरबाइन घूम जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए आगे चलते हैं। ये देखिए आप मणिकरण की पिक्चर दिखाई हुई है, ठीक है, इस तरीके का कुछ है, ठीक है, मणिकरण में। और ये देखिए वहाँ का ये वहाँ पे 2-3 कुंड है मणिकरण के अंदर। मैं पर्सनली भी गया हूँ तो इसलिए मुझे मालूम है। तो यहाँ पर आप ये देखिए बर्तन भी रखे हुए हैं, हाँ ये देखिए आप, ठीक है, खाना पकाते हुए दिखा रखा है, ठीक है। और ये जो रखा हुआ है ये इनके चिमटे होते हैं, इनकी मदद से ये बड़े बड़े भारी चिमटे, और ये बड़े देखिए पिक्चर में तो नहीं जजमेंट हो पा रहा, बट बहुत बड़े वेसल्स होते हैं ये। इनमें कम से कम 100-200 लोगों का खाना एक बार में पक जाता है। तो बहुत बड़े बड़े वेसल्स हैं और इनमें जो है इनमें खाने को पकाते हैं और फिर बाद में जा कर के
इसको डिलीवर करते हैं और फिर दोबारा नया बर्तन लेकर के आते हैं जिसमें फिर दोबारा से वेजिटेबल्स और जो भी उनको पकाना होता है वो रख देते हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। एनीवेज खैर चलिए आगे चलते हैं। टाइडल एनर्जी, देखिए टाइडल एनर्जी, लहरों से बनने वाली एनर्जी को टाइडल एनर्जी कहते हैं। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैन बी harnessed by building dams at narrow openings of sea। अच्छा, यानी कि सी जहाँ पर समुद्र है उसकी जहाँ पे नैरो ओपनिंग होगी, यानी कि थोड़ा सा जहाँ पर समुद्र जैसे हल्का तंग जगह पे जा रहा हो, ठीक है ना। अच्छा, तो नैरो का मतलब तंग जगह, ठीक है। तंग गली या पतली गली जिसे बोल देते हैं, तो नैरो तंग। तो ऐसी जगह पर क्या होगा कि उसके आगे बना दिया जाएगा एक डैम, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि लहरें उन तंग जगह से जब निकलने की कोशिश करेंगी तो पावर प्रेशर जनरेट करेगी। तो जब वो प्रेशर जनरेट होगा लहरों का, तो होगा ये कि उस प्रेशर से टरबाइन्स को घुमाया जाएगा। तो आपने देखा भी होगा जब टाइड्स बनती है तो पीछे से आती हैं स्पीडली और आगे आकर के जो समुद्र का जो तट होता है, आपने वहाँ पे देखा होगा भी बीच, अगर आप बीच पे गए हो कभी, गोवा में, महाराष्ट्र के मुंबई वगैरह में बीचेस हैं काफ़ी सारे, तो वहाँ पर क्या होता है आपने देखा होगा कि लहरें आती हैं चल करके, ठीक है। और देखिए लहरें चलती रहती हैं, तो जो तट होता है तट पर आकर के वो स्ट्राइक करती है बहुत स्पीड से। तो यहाँ पर तट पे नहीं हम डैम बनाएंगे जहाँ पर समुद्र एक तंग जगह से निकलता हो, थोड़ा सा तंग जगह हो, वहाँ पर लगाया जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, तो वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि डैम बनाना या दीवार बना पाना आसान हो जाएगा और वहाँ पर समुद्र जो है, जो समुद्र का पानी है वो जब आएगा, लहरें जब आएंगी तो उसके प्रेशर से फिर बिजली बनाई जाएगी, टरबाइन्स घूम जाएगी उसके प्रेशर से, ठीक है, और फिर बिजली बनेगी। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ टाइड्स इज यूज टू टर्न द टरबाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जो मैं बात बता रहा था वही सेम फिनोमिना है कि डैम में टरबाइन्स को इंस्टॉल कर दिया जाएगा और जिसके प्रेशर से टरबाइन घूमने लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। देखिए यहाँ पर अदर कंट्रीज़ के नाम आ रहे हैं, देखिए रशिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ। हाँ, ये देखिए आपको खुशी होगी जान के कि इंडिया का नाम आ गया, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हाई टाइड्स बनती हैं और तो यहाँ पर टाइडल मिल्स फार्म्स लगाए गए हैं, ठीक है। चलिए देखिए, डू यू नो द फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन वॉज बिल्ड इन फ्रांस। पहली बार ये कॉन्सेप्ट जो है फ्रांस में लाया गया था, ठीक है। देखिए इस तरीके का कुछ फिनोमिना होता है, पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, चलिए देखिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए बायोगैस, लास्ट टॉपिक है अपने इसका चैप्टर का। तो बायोगैस क्या है? बायोगैस क्या होता है, जो काउ डंक या एनिमल डंक जो होता है, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं और उससे फिर गैस प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। उसको डिकम्पोज किया जाता है कई दिनों के लिए, यानी कि आप कह सकते हो कि उसको सड़ाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें माइक्रोब्स जनरेट हो जाते हैं और वो माइक्रोब्स फिर गैस प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसको बायोगैस कहते हैं। ये हार्मफुल नहीं होती, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटीरियल, एनिमल डंक एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। देखिए बता भी रहा है कि ऑर्गेनिक वेस्ट और एनिमल मटीरियल्स, प्लांट्स, डेड प्लांट्स, एनिमल डंक, किचन वेस्ट, इनको कलेक्ट किया जाता है कंटेनर्स के अंदर, ठीक है। बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। कुछ छोटी छोटी कैनाल्स के थ्रू वेस्ट यहाँ चल कर के आता है, ठीक है, और यहाँ पे कलेक्ट होता रहता है। ये कलेक्ट हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर अंदर क्या होगा कि माइक्रोब्स जनरेट हो जाएंगे, यहाँ पर माइक्रोब्स बन जाएंगे, ठीक है। जो माइक्रोब्स बनते हैं उनको मिथेनोजेन कहते हैं, मिथेनोजेन, ठीक है। अच्छा, तो मिथेनोजेन प्रोड्यूस होंगे, मिथेनोजेन्स क्या करेंगे, मीथेन गैस बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर आगे ये ढका रहता है, ठीक है। भारी लोहे का पूरा कंटेनर होता है ये, और भारी एक इसका जो ढक्कन होता है, जो इसकी लिड होती है वो भारी होती है बहुत, तो वो ढकी रहती है। तो होता ये है कि जब गैस बनती है तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है, इसके प्रेशर से। तो जो बाहर हैं यहाँ पे जो बना रहे हैं फार्मर्स,
उनको पता चल जाता है कि गैस बनने लगी है, तो यहाँ से नोजल्स को खोल दिया जाता है। जब नोजल्स खोल देते हैं तो पाइप्स के थ्रू फिर गैस की सप्लाई घर तक कर दी जाती है। गैस के जो यहाँ पर हमारे पास गैस के जो अपने चूल्हा जो होता है वहाँ पर सप्लाई दी जाती है। बट जब तक ये वेसल अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर ना आ जाए, यानी कि इसमें गैस ना भर जाए, तब तक यहाँ पर जो है आप जो इसका नोजल जो होगा उसको नहीं खोलते, क्योंकि नोजल खोल दे नहीं भी, अगर आप खोल भी देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ट्यूब्स के अंदर गैस आएगी नहीं। आप समझ रहे हैं? ठीक है। तो जब ये गैस बनने लगती है, तो जब गैस बन जाएगी तो ये जो कंटेनर है वो थोड़ा फ्लोट करने लगता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि गैस बन गई है। ठीक है। अच्छा, देखिए आगे क्या बोलता है कि द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर्स टू emit बायोगैस विच इज essentially a mixture of मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बायोगैस का मिक्सचर का नाम भी आ गया, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए मैं कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो आपको पहले ही बता चुका था, इसको कैसे लिखते हैं, बट आज मीथेन का बता देता हूँ। मीथेन CH4 मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये दो गैसेस का मिक्सचर है जिससे बायोगैस बनती है। और भी अदर गैसेस होती हैं बट बहुत कम मात्रा में होती हैं, वो आप हायर क्लासेस में इसका कॉम्पोजिशन पढ़ लेंगे। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग एंड प्रोसीजर्स प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर ईच ईयर। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में जो मैन्यूर, मतलब इससे जो वेस्ट बच जाता है फिर, यानी कि देखिए क्या हुआ कि गैस बन गई, गैस बनने के बाद जो मतलब जो मटेरियल था वो तो उसके अंदर ही पड़ा रहा हमारे बायोगैस कंटेनर के अंदर, तो उस मटेरियल को बाद में बाहर निकाल लिया जाता है और उससे मैन्यूर बना ली जाती है। मैन्यूर का मतलब खाद, ठीक है, नेचुरल खाद जो कि नुकसान नहीं देती, ऑर्गेनिक खाद जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो खेतों में डाल दी जाती है। तो इसके दो फायदे हैं, एक तो खाद मिल गई, ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस है, और आपको गैस भी मिल गई। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बोथ डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। मतलब ये एनर्जी तो हर जगह है मगर इसका सेटअप करना आसान नहीं है। ठीक है, और ये थोड़ा महंगा भी पड़ता है। वैसे देखा जाए तो इसके लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से हेल्प देती है। महंगा शब्द कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पास लैंड है, काफ़ी बड़े स्केल पर आप फार्मिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, फिर फ़ायदेमंद चीज़ है ये, और करते भी हैं फार्मर्स इसका यूज़। जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे स्केल पर इसका यूज़ करते हैं, नो डाउट। ठीक है, हाँ, मगर सिटीज़ के अंदर या फिर कंजस्टेड जगहों पर इसको लगाना, ठीक है, इसको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर छोटे हैं तो वहाँ पर इसको सेटअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काउ डंग नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसलिए फिर ये कॉस्टली है, उन लोगों के लिए कॉस्टली पड़ जाएगा। ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। देखिए एक अच्छी लाइन आई है, एनर्जी सेव्ड, एनर्जी बचाइए तो एनर्जी जनरेट होगी क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी जनरेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये एक साइंस का फिनोमिना है। एनर्जी ना जनरेट किया जा सकती है, एनर्जी को ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, एनर्जी सिर्फ ट्रांसफ़र होती है। तो एनर्जी बचाइए, एनर्जी बनेगी। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। और इससे हम जो है अपना बेहतर एनर्जी से भरपूर भविष्य बना सकते हैं। ठीक है, ये बायोगैस प्लांट दिखाया हुआ है। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज आ गई है स्टूडेंट। एनीवेज एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन एक और पूछना चाहूँगा आपसे। आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि बायोगैस के जो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, यानी बायोगैस के जो कंपोनेंट हैं, यानी कि कौन कौन सी गैसेस हैं जिनसे मिलके बायोगैस बनती है, आपने वो कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताने हैं। ठीक है, तो ये आप ज़रूर लिख के मुझे बताएंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट है बायोगैस के। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो यहाँ चैप्टर क्लोज हो रहा है, अब चैप्टर आपका यहीं पे एंड है। तो ठीक है, अभी आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, आपने क्वेश्चन आंसर्स भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इंटरनल्स के लिए तैयारी करें, इंटरनल्स जो वीडियो में बताए जाते हैं उन पर ध्यान दें। ठीक है, इंटरनल क्वेश्चंस ही मेनली टेस्ट वगैरह में पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, बात को यहीं एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।